अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमात से इत्तेहाद हो, सेनेट में टिकटों की तकसीम हो या फिर मज़ाहिमती और मुफाहिमती बयानिए का इंतखाब, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ जो कि उम्मीद की जा रही थी कि इंतखाबात के बाद शायद संभल जाएगी, मजीद शिकस्त व रेख्त का शिकार होती दिखाई दे रही है। आम इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करने का फैसला सही था या गलत, और किसका था, इस हवाले से एक नई बहस छिड़ गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस फैसले की हिमायत की है, तो सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने इस बात का इतराफ़ किया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला ही गलत था। बानी पीटीआई इमरान खान का इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैंने तो 3 जमातों से मुख्तलिफ सतह पर इत्तेहाद करने के अहकाम दिए थे, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन और जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप से इत्तेहाद करने का कहा था। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से 16 जनवरी को शिरानी ग्रुप से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान उस वक्त सामने आया जब शिरानी ग्रुप के रहनुमा मौलाना गुल नसीब ने बल्ला वापस लेने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। ऐसे में तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से होने वाले इत्तेहाद से मुताल्लिक सवाल उठ रहे हैं कि फिर आखिर ये फैसला किसने किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत तो अपने कारकुनों को ये बताती रही कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी जो फैसले ले रही है वो सब बानी पीटीआई की मुशावरत से ही किए जाते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ में सेनेट इंतखाबात को लेकर टिकटों की तकसीम पर भी सवालात उठ रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की साबका हुकूमत पर गजब करप्शन के इल्जामात भी सामने आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, इन्हीं सभी इशूज़ पे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो भी हमने रेज़ की उनकी कुछ क्लैरिफिकेशन भी लेने की कोशिश करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे मामला जिसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद गलती है, सेनेट की जो टिकट्स हैं और सीट्स का जो मामला है उसके अंदर भी कुछ नाराज़गियाँ चल रही हैं। सर, सबसे पहले तो एक इंप्रेशन इस वक्त ये मिल रहा है, बल्कि मैंने सुना कि आपने एक दो जगह पर इस पर वजाहत दी भी है, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी फॉर माय व्यूअर्स, के लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सेंट्रलाइज जगह से नहीं चल रही है। जिसका जो दिल चाहता है वो आके कह देता है, फिर दूसरे को कहीं वजाहत करनी पड़ती है, किसी तीसरे को आके इंडोर्स करना पड़ता है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हैज़र्ड है, ऑल ओवर द प्लेस है पीटीआई इस वक्त। देखिए, थैंक यू याशवीन। ये सवाल बार बार किया जा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो नहीं, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही जगह से चल रही है, वो है इमरान खान, उनकी ज़ात से और उनके डायरेक्टिव्स की बेसिस के ऊपर चल रही है। अब उसमें कोई ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं कि जी मसलन आप जब कोई एक डायरेक्टिव मिले, उसको आप जब बयान करें तो आपके अल्फाज डिफरेंट हों एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन जो कि वही डायरेक्टिव लेके जब बाहर आए तो उसके अल्फाज डिफरेंट हो। तो ये एक थोड़ी सी एक इस कॉन्टेक्स्ट में एक लेवल ऑफ कन्फ्यूजन जो है वो रही हुई है। उसको हमने कल भी हमारी मीटिंग हुई है, आज भी हमारी मीटिंग हो रही है, और उसमें हम इसको इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि एक ऐसा मैकेनिज्म सेट किया जाए जिसमें कि एक कंसिस्टेंट जो है नैरेटिव जो है पार्टी की तरफ से वो बयान किया जाए, वो आवाम तक जाए, वो आप लोगों तक पहुंचे, सब तक वो यानी मतलब तो इसको हम इमरान खान साहब जो कुछ कहना चाहते हैं, अगर कोई एक इंडिविजुअल के थ्रू उस चीज़ को मीडिया तक लाया जाए तो आपको नहीं लगता आप लोगों की कन्फ्यूजन इससे हल हो जाएगी? अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद वाला जो मामला है, आई अंडरस्टैंड जो कॉन्टेक्स्ट जिसमें खान साहब ने ये बात कही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अकेले इत्तेहाद करना शायद गलत हो गया, गलती हुई है। मरवत साहब ने कुछ दिन पहले की बात नेशनल टेलीविजन पर कही, अली जफर साहब ने उसको इंडोर्स किया, गौहर साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, गलती नहीं थी, ठीक फैसला था। सो नाउ मरवत साहब ठीक कह रहे हैं या गौहर साहब सही कह रहे हैं? सवाल ये इशू ये है कि जो आपका पहली जवाब की कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा ज़रा सुन लीजिएगा कि खान साहब को मिलना एक क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा मसला है बनाया हुआ है, और वो हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। मसलन आज अगर मुझे मिले, मेरे पास 10, 11, 12 जो है वो कोर्ट की परमिशंस भी हैं, उसके बावजूद उन परमिशंस को जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, नहीं मिलने दिया। उसके बाद मेरी 1-2 दफ़ा जब मुलाकात हुई है और उसके बाद मैंने मिलना था वो नहीं हो सका, फिर मैं अभी लास्ट वीक में 4 घंटे इंतज़ार करके आया तो नहीं मुलाकात हुई। तो कई एक बंदे की ड्यूटी लगाना जो है वो इम्पॉसिबल है, वो बेस्ट होगा लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पर्सन एज आता है तो वही बात करेगा, तो वो पर्सन बात 2 करेगा, उसके बाद उसका जाना जो है वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, हमें कोई पता नहीं होता, बिकॉज कोर्ट के डायरेक्टिव्स को बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। वो तो रबिश अराउंड। सो ये हमारे लिए हमारी मजबूरी है कि हम वो लोग जो कि जा रहे हैं उस दिन या जिनको इजाज़त मिली है उस दिन जाने की, उन्हीं के ज़रिए मैसेजिंग करें, वो भेजें, उनको खान साहब को भेजें भी और उनका मैसेज जो है वो हमारे तक आए। सो उसमें जो चूँकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसलिए जो वर्जन बाहर आता है वो 100% लाइक नहीं होता। अब आए आपके सवाल की तरफ, सुन्नी इत्तेहाद वाला। जी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में रेट्रोस्पेक्ट में अगर आप सोचते हैं तो हमें ज़रूरत थी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसके पास अपनी कोई सीट होती है और वो उसने जो वो अपने रिजर्व सीट के बारे में अपना लेटर लिखा, वो हमारे पास ऑप्शन कोई भी नहीं था।
जिनके साथ हम डील कर रहे थे. सो यू नो इन्हीं तमाम लोगों में से बेहतर समझा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है इनके साथ भी हमारा पुराने मरासिम है और रहेंगे. MWM के साथ भी हमारे बहुत पुराने मरासिम हैं, हम पार्टनर्स भी हैं उनके साथ, कोलिशन पार्टनर्स भी हैं GB में, वो भी बहुत पुराने मरासिम हैं, वो भी रहेंगे. सो कोई क्राइसिस नहीं है. लेकिन हमने सोचा था कि चूंकि हमारे पास एक प्रेसिडेंस है, 2018 के इलेक्शन में हमने भी PTI ने अपनी जो लेटर्स थे वो नहीं लिखे हुए थे इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद हमने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया और उन्होंने हमें ऑनर किया, हमें हमारा जो कोटा था सीट्स का वो मिल गया. सेकंड लिस्ट के लिए या 2018 फर्स्ट लिस्ट के लिए. अच्छा. क्या तो 2018 का चूंकि ये था, लेकिन अब ये हमने नहीं कंसिडर किया ना जी कि हालात बदल चुके होंगे. तब शायद लोग दे वर पॉजिटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स अस. आज वो बिल्कुल ही कोई पॉजिटिविटी का तो शायबा भी नहीं है, बल्कि वो हमारे हर चीज को वो खत्म पॉजिटिवली इंक्लाइंड है. नहीं वो देखिए वही पावर्स टू बी कहीं और इंक्लाइंड है. आई डोंट नो क्या है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं. अच्छा, कुछ सीनियर सहाफियों की जो खान साहब से मुलाकात हुई और वहाँ से जो बात निकली वो ये थी कि खान साहब ने ये कहा जी कि मेरा ये ख्याल था कि तीनों जमातों से किसी न किसी सतह के ऊपर जो है वो हमें इत्तेहाद करना चाहिए, और मैंने ये अहकामात भी दिए थे. खान साहब के अहकामात नहीं सुने, या उसके ऊपर अगेन क्या कोई बैक एंड फोर्थ हुई थी, आप लोगों ने उनको कन्विंस किया, किस तरह से, कौन चलाता है? कोई बैक एंड फोर्थ खान साहब के साथ हो नहीं सकती. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. नहीं, वो नहीं होती है. खान साहब का डायरेक्टिव जब आ जाता है तो उसको हमने इंप्लीमेंट ही करना होता है. तो फिर वो तो कह रहे हैं मैंने तीनों का कहा था. अब ये तीन जमातों की बात जो है ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ. मैं पहले नहीं इससे सुनी कि तीनों जमातों को उनके डायरेक्टिव्स आए थे और उनको इंप्लीमेंट भी किया गया था. उसमें फिर थोड़ा सा टू एंड फ्रो हुआ था बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन. तो उसमें फिर अल्टीमेटली जो पार्टी प्लेटफॉर्म से डिसीजन हुआ था वो हुआ था. आपको भी पता है कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ किया गया था. उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हुए वो भी आपको पता है. हमारा ख्याल था कि हमें सीटें मिल जाएंगी, सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से वो नहीं मिली. हमें सोचना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था, हमें मालूम होना चाहिए था. अच्छा, तीन जमातों का तो आप कह रहे हैं, आपने पहली दफा सुना, खान साहब ने इन तीन जमातों का जिक्र किया, उसके बाद से एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि फिर PTI नजरियाती भी किसी पॉइंट पर आई थी पिक्चर के अंदर, वो फिर कहाँ से आई थी? बहुत थोड़ी देर के लिए आई थी, सबसे पहले आया था. उसके बाद उसके साथ तो मसला हल हो गया हुआ था हमारा. लेकिन फिर वो साहब किडनैप हो गए थे ना, वो जो पावर्स दैट बी. अच्छा, ये फिर उसके बाद की सिचुएशन है कि फिर ये तीन पार्टीज आप लोगों ने कंसीडर की. वो तो उससे पहले हमारा एक मसला हल हो चुका हुआ था, क्योंकि उनकी सीट भी थी, सारा कुछ था, हर चीज थी. तो उसको जब फिर रियासत ने उसको इंटरवीन करके थ्वाट किया, तो उसके बाद की सिचुएशन जो है वो और ज्यादा हमारे लिए टफ हो गई थी. अच्छा, तो जैसे आपने मैंने कहा को रास्ता निकाला. हाँ, वो भी आपसे प्रोग्राम से पहले भी बात करी थी कि आपने कहा कि बहुत कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं और मैं किसी को वो नहीं करूंगा, उसका हिस्सा नहीं बनूंगा. कंस्पिरेसी थ्योरीज को छोड़ के मेरे ख्याल है रूमर का लफ्ज चले इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन एक सवाल जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट करता है कि रऊफ हसन साहब के पास कोर्ट का ऑर्डर भी होता है, तो रऊफ हसन साहब 4 घंटे वेट करके आ जाते हैं, मुलाकात नहीं होती. मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जब चाहे मुलाकात हो जाती है. मैं न्याजी का जब दिल चाहता है मुलाकात हो जाती है, मरवत साहब का जब दिल चाहता है ऑडियंस मिल जाती है, एक्सेस भी हो जाता है. कोई इस केओस के अंदर, इस मैडनेस के अंदर कोई मेथड है? देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं कि मैं किसी की ज़ात के ऊपर उंगली उठाऊं. मैं हमेशा अंदर देखता हूं. तो ठीक है, गुजर जाते, मुझे नहीं मिले. मुझे 6 महीने तक मुझे आपसे टेलीविजन से बैन रखा गया था, नहीं आ सका था. अभी तो मैं रिसेंटली आना शुरू हुआ हूँ. अटक भी गया था, नहीं मिल सका था. यहाँ बसा औकात जा चुका हूँ, नहीं मुलाकात हुई. लेकिन कोशिश करते रहते हैं और मिल लेते हैं. जो लोग मिलते हैं वी आर हैप्पी दैट. नहीं तो फिर आपकी बात से वही बात है, फिर आपकी बात से ये मतलब निकाल लिया जाए कि आप अगर जवाब देंगे तो उंगली किसी पर उठ जाएगी. नहीं, वो उंगली उठाने का मकसद ही नहीं है और ना उठेगी, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, मिलते हैं, खान साहब को मिलते हैं. कुछ लोग ज्यादा दफा मिल लेते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे बंदे जो है उनको मिलने की इजाजत ही नहीं दी जाती. अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि इससे एक शुबा ये पैदा हो रहा है कि खान साहब जो कुछ कहते हैं उसे फिल्टर करके शायद पहुंचाया जाता है, क्योंकि अब लिमिटेड नंबर ऑफ लोग रह गए हैं जिनको कॉन्स्टेंटली ऑडियंस मिलती है. देखिए, सवाल इसलिए करी, बैकग्राउंड ये है. मुझे ये नहीं पता कि आपके अंदर क्या है, आपको ये नहीं पता मेरे अंदर क्या है. मैं आपकी शक्ल से अगर कुछ शख्स कर सकूं तो वो और बात है, मेरी शक्ल से शख्स कर सकें तो कोई और बात है. तो मैं नहीं चाहूँगा कि कंजेक्चर करूँ कि भाई वो फिल्टर करके मिलती हैं या अनफिल्टर्ड कम्युनिकेशन होती है. अंदाज़ा हम ये तमाम लोग बड़े ऑनरेबल लोग हैं जो जाते हैं, खान साहब को मिलते हैं, हमें मिलते हैं, कोर कमेटी के मेंबरान हैं, वो जाके मिलते हैं. तो हम इसी एजम्पशन के ऊपर काम करते हैं ना, जो मतलब उसने कहा है फेस वैल्यू पे लेंगे. ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है. दैट इज द ओनली वे. We can't, unless of course there is substantive evidence, with us कि जी ये नहीं हो रहा, तो ऐसी कोई चीज बिल्कुल. चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर कुछ मजीद बात करते हैं कि जो कॉन्स्टेंटली मिलने वाले हैं उनकी वजह से कंट्रोवर्सी फिर हमेशा रहती है, एक तो बात, और दूसरा सेनेट नशिस्तों का जो मामला है, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो एक दो नुकात सर छोड़े थे, अच्छा एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मसला जो कहा मरवत साहब ने जब नेशनल टेलीविजन पे, उसके बाद एक बहस ये भी छिड़ी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजर्व सीट्स के मामले को लेकर जो ब्लेम कर रही है कि जी हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमारा राइटफुल मैंडेट है वो नहीं दिया जा रहा। फिर लीगली आप लोग जब मान रहे हैं कि गलती हुई तो फिर जो लोग आपको नहीं दे रहे इस वक्त रिजर्व सीट्स, उनको तो इल्जाम ना ठहराएं। गलती हमसे 2018 में भी हुई थी, हमने लेटर नहीं लिखा था, हमने नहीं अपने कोटे के बारे में लेटर लिखा था, लेकिन हमें मिल गया था। क्या ये पॉइंट इसके अलावा और भी एक दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अच्छा हमारी थिंकिंग प्रोसेस में ये बिल्कुल एक पॉइंट था कि जी ये रिलीफ मिला हुआ है हमें, तो इसको मिल सकता है। इसके अलावा और भी एक दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बारे में यही हुआ है। हाँ, अच्छा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि मैं ये बात आज आपसे सुन रही हूँ अपने प्रोग्राम में, ना अली जफर साहब से किसी समात के दौरान सुनी, ना काजी साहब से किसी समात के दौरान सुनी। अब ये भी एक मामला है कि आपके वकला बहुत कैजुअली ले रहे हैं इश्यूज को, जो कि आप लोगों की पूरी एग्जिस्टेंस इस पे डिपेंड करती है। आप चाहती हैं कि मुझे पार्टी में रिप्रेजेंट किया जाए? आपने तमाम कंटेंशियस किस्म के क्वेश्चंस जो थे वो मेरे लिए रखे हुए हैं। नहीं सर देखिए ना, आप मुझे बताइए हमारे वकला की टीम बहुत ही क्रेडिबल और बहुत ही ऑनरेबल लोग हैं, वो बहुत मेहनत की है। सर 2 सीनियर वकील आपके पहली पेशी में पेश ही नहीं हुए पेशावर हाई कोर्ट। वो जाते हैं। अली जफर साहब ने कहा मैंने तो जाना ही नहीं था, बाबर अवान ने जाना था। अगले दिन बाबर अवान साहब यहाँ पे बैठे हुए थे, अली जफर साहब वहाँ पहुंच गए और तैयारी नहीं थी सर। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन तैयारी भी तो नहीं थी ना सर। काजी अनवर साहब का ये कहना कि जफर साहब गए दूसरे दिन तो पूरी तैयारी के साथ गए थे, वो वहाँ उन्होंने पूरा अपना केस फाइट किया, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने एक अपना ऑर्डर किया। हम उसको चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, लेकिन ये जो आप लोगों का एक प्रेसिडेंट आप लोगों के पास है कि 2018 में भी आप लोगों का यही मामला था, ये तो किसी कोर्ट में अभी तक नहीं उठाया गया। इट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। नो इट इज डेफिनेटली एंड इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट हैपेंड। और जो सवालात में और ये कोटा, ये देखिए 2 चीजें ना इसमें कि जी कोटा हमें नहीं दिया जा रहा हमारा, और फिर हमारा कोटा दूसरी पार्टीज को दिया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जी ये कोटा जो है दूसरी पार्टीज को ना दिया जाए। उन्होंने भी कहा है कि जी ठीक है ये इनको ना दिया जाए लेकिन किसी और को भी ना दिया जाए। जो प्रॉब्लम है वो 2 फोल्ड है कि हमें कोटा देना नहीं और हमारा कोटा जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट देना है ताकि उनको सेफ 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए जिसको ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें पता है। अच्छा ये जो सवाल मैं आपसे पूछूं ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी फॉलोइंग है, इस बात को आप भी जानते हैं। ये सवाल आपका एक आम फॉलोअर पूछ रहा है कि लीगल टीम की तरफ से कुछ कमजोरियां महसूस होती हैं। जब बल्ले के निशान वाला मामला था, अकबर एस बाबर साहब की रुकनीत कब मुअत्तल हुई, रऊफ हसन साहब के पास उसका नोटिफिकेशन भी था, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। अली जफर साहब के पास और आपके वकील के पास कोर्ट में पेश करने के लिए नहीं था वो नोटिफिकेशन। तो ये मामला इट गोज थोड़ा पीछे जाती है ये बात। नहीं, वो नोटिस था, टर्मिनेशन हुई थी और उसको उन्होंने अकबर बाबर साहब ने चैलेंज किया था और उसको वहां से स्टे मिला हुआ था। उसके बाद मैंने नोटिस वो पोस्ट किया था कि इनकी मेंबरशिप टर्मिनेट हुई थी, विच इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। डॉक्टर अलवी साहब थे वहाँ, हमारे सेक्रेटरी जनरल होते थे, उन्होंने वो टर्मिनेट की थी। उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के बाद टर्मिनेशन। मैं यही कह रही हूँ ना कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं पेश हो सका जब मांगा गया तो। लेकिन वो स्टे था, इट वाज स्टेड। उसको गलती क्या थी कि हमने उस स्टे को वेकेट करने के लिए फॉलो नहीं किया। हमने कहा चलें जी खत्म हो गया, ऐसी बात। तो वो एक मतलब एक हर एक ओवरलुक होती है चीज को, हमने भी उसको ओवरलुक किया था। तो उस टर्मिनेशन के बाद स्टे हुआ है। अच्छा एक डिस्कशन अब इस वक्त ये भी है जी कि काले कोट वाले पीटीआई को अब रिप्रेजेंट करेंगे या जो सियासतदान वापस आते जा रहे हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे? ये बड़ा क्लियर है। हम लोग इसके देखिए सियासत के मामला सियासतदानों ने हल करने हैं। जो हमारे वकला हैं उनका एक अपना रोल है। अभी उनको एक पॉलिटिकल रोल भी दिया गया है बिकॉज क़ायद आज़म साहब सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारी तारीख में, जो कि एक वकील थे और एक सियासतदान भी थे। बिल्कुल एक हमारा पास्ट है, बिल्कुल हम उसको देखते हैं। तो वही खान साहब ने उसकी तकलीफ की थी कि जो वकला को भी आप फोर फ्रंट के ऊपर लेके आएँ। तो वो मैं उसे कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा हो जाता है कि किसी शख्स के कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट और दूसरी आपकी हो जाती है पॉलिटिकल एम्बिशंस। तो ये होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इनमें क्लैश ना आए। आपकी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है उसको आप एज प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी करें और जो आपकी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसको आप परसू करें ताकि वो आप जो आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं वो कर सकें। बस बाज़ औक़ात हो सकता है कि दोनों में एक लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाए जिससे कि लोग ये नतीजा अखज़ करें कि जी वो प्रॉब्लम है। इन दोनों चीज़ों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। ऑल आई एम सेइंग इज कि कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो कि अब रीसर्फेस कर रहे हैं, जो कि पीटीआई के साथ लोग भी उनको रिलेट करते हैं और एसोसिएट करते हैं। वकला की वो टीम उन लोगों ने डेफिनेटली मुश्किल वक्त में साथ दिया, बट है तो वो एट द एंड ऑफ द डे लीगल टीम है। सो मैं सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में पूछी थी। वक्त थोड़ा महदूद है, सेनेट वाले मसले पर मैं ज़रूर आपसे बात करना चाह रही हूँ। हम कॉन्स्टेंटली ये सुन रहे हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो
उन लोगों को बड़ा वैल्यू कर रहे हैं जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया है, जो लोग कहीं ना कहीं डगमगाए हैं, वो चाहते हैं कि अब वो उस तरीके से मेन स्ट्रीम ना हो पीटीआई के साथ, जो कि मेरे ख्याल है इट्स अ फेयर पॉइंट ऑल्सो। सेनेट के टिकट्स जो हैं वो फिर किस सोच के साथ जो हैं वो दिए गए हैं? अगेन ये सवाल मैं नहीं करी, आपका एक आम फॉलोअर कर रहा है कि जुल्फी बुखारी ने क्या कंट्रीब्यूट किया, वो तो जब मुश्किल वक्त आया टिकट कटाया और बरतानिया चले गए, आप उनको जो है वो नशिस्त दे रहे हैं। सेनेट की इस तरह के और भी 2-3 नाम है, बल्कि मैं एक और भी केस है उस पर भी आपसे बात करती हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो उलझन भी लगी हुई है। टिकट लेने वालों में ना, मैं टिकट देने वालों में नहीं, लेकिन देखिए ना, पार्टी के तर्जुमानों में, सीनियर तर्जुमानों के बारे में अगर आप सवाल करेंगी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उसका जवाब दूं, क्योंकि वो उस इंडिविजुअल को सवाल कीजिएगा, जो भी है ABC XYZ जब है वो उसका जवाब देना चाहिए, उनको उनके ऊपर जवाब देना बनता है और वो होंगे सवाल, आई एम श्योर। लेकिन ये पार्टी का फैसला है, हमने पार्टी के फैसले को ऑनर करना है। हम डिसएग्रीमेंट अगर कोई है तो वो पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम करते हैं, कोर कमेटी में करते हैं और हमारी कमेटीज हैं वहाँ बैठते हैं तो हम डिसएग्रीमेंट करते हैं, डिसएग्री करते हैं। लेकिन जब एक फैसला हो जाता है, खासकर जब खान साहब का फैसला हो, ये खान साहब का फैसला है, बिल्कुल, क्योंकि इन दिनों कम्युनिकेशन थोड़ी और आप लोगों की वो स्ट्रैंगल्ड थी, तो क्या ये खान साहब का सर्टिफाई के ये खान साहब का फैसला, जुल्फी बुखारी साहब का, मुराद सईद साहब का, ये तमाम पंजाब के जितने हैं और KP के हैं, ये खान साहब के। अच्छा, सनम जावेद साहिबा वाला फैसला जो है, फिर तैयबा राजा साहिबा बड़ी नाराज है, वो कहती है जी क्या कंट्रीब्यूशन है सनम जावेद की? पर्सनल डिफरेंसेस को मैंने जैसे कर्ज किया कि आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाऊं, वो भी है, उनके पर्सनल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन सनम का और तैयबा का मेरे नजदीक दोनों की बहुत कंट्रीब्यूशन है, दोनों की बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब नाराजगी भी है, इस दफा उसको मिल गया, अगली दफा तैयबा को अकोमोडेट कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, वेट कर लेना चाहिए। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब वाला जो मामला है, एक तो जाहिर है आपको पता है हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तों को लेकर भी क्वेश्चन मार्क्स तो हैं, तो वो भी एक डिस्कशन तो चल रही है, पता नहीं कब तक ऑफिस में सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन पहले उनका एक बड़ा क्लियर स्टैंड था, उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 का प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो मैं तो ना मिलने आऊंगा, ना ओथ पे जाऊंगा, ना रिसीव करूंगा। फिर वो मिलने के लिए जाते हैं। अच्छा, मिलने के बाद जब आते हैं तो बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी डोसाइल होती है, बड़े अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब को मुखातिब भी करते हैं। सुना है कि खान साहब ने भी कहा है कि तस्वीरें नहीं खिंचवानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब के साथ उनको। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि खान साहब ने ऐसा कोई कहा है, ठीक है। दूसरी बात, हम एक फेडरेशन, KP फेडरेशन का एक सूबा है, 4 में से एक सूबा है, और हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए, रियासत के फंक्शंस के लिए इम्पेरेटिव है कि सूबों में और सेंटर में एक वर्किंग रिलेशन। बिल्कुल, आई अप्रिशिएट दैट एक्चुअली, बिल्कुल ठीक है। तो उसी को अगर आप सामने रख के कहें कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ापन दिखाया है कि वो आए हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है और ये कहा है कि जी हमने मिलके आगे चलना है, जहाँ जहाँ आपकी कॉमनैलिटी बन सकती है वहाँ आप करेंगे, लेकिन जहाँ सूबे के हकूक़ का मामला होगा वहाँ आप देखेंगे कि यही अली अमीन गंडापुर जो है ये फर्मली खड़े होंगे सूबे के हकूक़ के लिए। लेकिन एक कोई लाजमी नहीं कि जी अगर मेरे और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मैं आपको मुक्का मार दूं या आप मुझे चपेट मार दें, ठीक है। आई एग्री विद दैट, मैं तो अगर हम एक डिसेंट जुबान में भी बैठ के, शायद आपको पता भी नहीं कि वहां जब वो प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए तो क्या क्या डिस्कस हुआ है। सर वैसे यही जो जिस मेच्योरिटी से आप डील करते हैं इन सवालात को, ये बाकी लोगों को भी थोड़ा सा कायल करें। मरवत साहब ने कहा जी कि बानी वो PTI तो ऑन बोर्ड ही नहीं थे, गंडापुर साहब खुद ही चले गए मिलने के लिए। अगेन अ कंट्रोवर्सी फ्रॉम विद इन। देखिए, फिर वही आप लोग इंडिविजुअल्स के बारे में सवाल करते हैं। सर देखिए, वो भी पार्टी के उन तर्जुमानों में से पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं मैं, इंडिविजुअल्स को नहीं करता। इंडिविजुअल्स के जो सवालात हैं वो इंडिविजुअल्स, जब वो आकर ये कहते हैं कि मैं चेयरमैन PTI को मिलकर आया हूं और मैं भी उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो फिर पार्टी तो हो गई ना। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, नहीं पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। नहीं, दैट इज इट, वो नहीं है। तो वो अपने बिहाफ के ऊपर उनका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके साथ वो शेयर करें, तो उसका जवाब भी वही देते हुए अच्छे लगते हैं। मैं नहीं देता हुआ अच्छा लगता, क्योंकि मैंने जो पार्टी के डिसीजंस है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर उनमें अगर कोई चीज़ है जो आप जानना चाहती हैं तो वो मरवत साहब का सिर्फ मैं रेफरेंस इसलिए देती हूँ बार बार क्योंकि मरवत साहब, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इज वन ऑफ दोस पीपल जिनको फ्रीक्वेंट ऑडियंस मिलती है, तो फिर वो अंदर से कुछ ना कुछ तो लेकर आते हैं ना, तो फिर जाहिर देन वी हैव टू गिव सम वेटेज टू व्हाट ही सेइंग। आपका बहुत शुक्रिया, मेरे सेगमेंट का वक्त हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ मुल्क के जो माशी मामला हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद होंगे साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मिफ्ता आपका, आपके वक्त के लिए। बहुत सारे इशूज़ हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक सवाल है, उससे ज़्यादा बड़ा मसला और सवाल इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है। सबसे पहले तो इस वक्त जो सारी एक सिचुएशन है, औरंगज़ेब साहब आ गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, डार साहब जो हैं वो नहीं आए हैं,
وہ جو ویژن ہوتی ہے، صلاحیت اور کیپیبلٹی ہوتی ہے، اس پر بھی بات کیجئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر دے ایکوپڈ اور ناٹ، اور ساتھ ہی ساتھ مینڈیٹ ہے اس سیاسی حکومت کے پاس کہ اتنے مشکل معاشی فیصلے جو کہ بھی کرنے ہیں وہ کر سکے گی؟ سیاسی حکومت کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے اس کے بارے میں تو آئی تھنک بہت سارا کامنٹ ہو گیا، اور قوم جانتی ہے کہ کتنا مینڈیٹ ہے، تو اس پہ مزید بات کیا کریں۔ مشکل فیصلے کرنے کا یا ایون آسان فیصلے کرنے کا تو وہ اپنی جگہ ہے، اور یہاں پہ جو سیاسی پولرائزیشن ہو گئی ہے، جو سیاسی تفریق ہو گئی ہے، جو آپس میں کشیدگی ہو گئی ہے، جو خلیج ہے وہ بہت بڑا ہے، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، تو یہ اوبیسلی مشکل کر دیتی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم اور کچھ کر سکیں ماں سوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کو اگریمنٹ کریں، اور آئی ایم ایف سے اگریمنٹ اگر ہو جاتا ہے تو پھر کسی نہ کسی ڈگر چلیں گے انشاءاللہ، اور امید تو ہے کہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو جائے گا۔ ہماری امید یہ بھی ہے کہ کوئی بہتر مثبت اگریمنٹ ہوگا، لیکن دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے مثبت اگریمنٹ ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر اب مثال کے طور پہ این ایف سی سے ہی آغاز کر لیجئے، سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو بھی آپ ریویو کریں، اس کا کتنا فال آؤٹ پولیٹیکل آئے گا ایک ایسی حکومت کے اوپر جن کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جو کچھ بڑی صوبائی جماعتیں ان کا کیا موقف اس ایشو کے اوپر ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ جی بات بالکل درست ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کی جو ایک جس میں صوبوں کو بہت زیادہ پیسے دے دیے گئے ہیں، وہ ہماری جو اقتصادی مشکلات کی جڑ میں سے ایک ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ سدباب کرنا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بہت ڈراسٹک فیصلہ ہو، لیکن اوور ٹائم اس کو کم کرنا چاہیے، یا کیونکہ صوبوں کو آپ نے دیا ہوا ہے پراپرٹی ٹیکس اور ایگریکلچر ٹیکس، تو ان ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکس یا تو آپ وفاق کو واپس کر دیں، اور اگر آپ صوبوں کے پاس ہیں تو صوبوں سے کہیں کہ وہ ٹیکس لیں، کیونکہ امیر ترین پاکستانی جو ہیں، جو سب سے زیادہ مالی یافتہ پاکستانی ہیں، وہ اپنی پیسے جو ہیں وہ پراپرٹی میں رکھتے ہیں، اور پراپرٹی ٹائکون بڑے بڑے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ٹو بگ ٹو ٹیکس، تو کہیں نہ کہیں ان کو جا کے ٹیکس کرنا ہوگا۔ آپ کتنے عرصے تک مڈل کلاس لوگوں پہ، سیلری کلاس لوگوں کا ٹیکس ریٹ بڑھاتی رہیں گی یا بڑھاتے رہیں گے؟ کتنے عرصے تک آپ جو ہے وہ سیل ٹیکس بڑھا کے چیزیں مہنگی کر دیں گی؟ مہنگائی ویسے ہی ایک آسمان پہ ہے، تو اس حکومت کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، اور سیاسی یہ ایک وہ مخلوط حکومت ہے، اب دیکھیں گے کتنا کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ نہیں وہ تو خیر کیا کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹیکس والی ابھی آپ نے بات کہی ہے، اس کے اندر کوئی اور فیکٹر ہو نہ ہو، یہ تو نون لیگ کے لیے اپنے لیے ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ ٹریڈرز کو، بڑی جو بگ فشز ہیں ان کو ٹو بگ ٹو ٹیکس جن کی آپ بات کریں، آپ نے بھی کوشش کی تھی، اینڈ اپیرنٹلی آپ کے لیے بھی وہ ٹو بگ ٹو ٹیکس ثابت ہوئے تھے، تو یہ تو ان کا اپنا ایک آؤٹ لک ہے۔ تو پھر یہ چیزیں تو یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں اور یہ ساری کتابی باتیں ہم کرتے ضرور ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس پہ کبھی کام تو نہیں ہوتا۔ ابھی بھی خبریں یہی ہیں کہ مجھ پہ یعنی سیلریڈ کلاس پہ دوبارہ اس کا بریکٹ بڑھا دیں گے، اس کو زیادہ فردر ٹیکس کریں گے۔ یشوین، کتابی باتیں ہم کہتے ہیں پاکستان میں، لیکن سچی بات یہ کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے نا، لوگ زراعت کی آمدن والے لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں نا، بڑے لوگ پراپرٹی جن کی بڑی ہوتی ہے وہ زیادہ پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں نا۔ مطلب ہم نے کوئی قسم کھا لی ہے کہ اگر مطلب پراپرٹی سے ٹیکس نہیں لیں گے، زراعت سے ٹیکس نہیں لیں گے، دکانداروں سے ٹیکس نہیں لیں گے؟ جس ملک میں 25 لاکھ دکانداروں اور صرف 30,000 دکاندار انکم ٹیکس دیتے ہوں، وہ زیادتی نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ اور اگر وہ زیادتی آپ بیٹھیں کہ نہیں یہ میرا سیاسی ہے اور یہ میرے گروپ میں ہے اور اس کا لیڈر جو ہے وہ میرا دوست ہے، میرا گرائی ہے، یہ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے اس طرح ملک چلانا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ بھائی بنگلہ دیش آپ سے آگے نکل گیا، ہندوستان آپ سے آگے نکل گیا، پھر آپ کو اس طرح ملک چلانا ہے تو 2 کروڑ 60 لاکھ بچے آپ کے اسکول میں نہیں ہوں گے، 78% 10 سال کا بچہ 2 جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکے گا، یہ رزلٹ ہوگا، یہ رزلٹ ہے۔ نہیں میں تو صرف ریزسٹنس کی بات کر رہی ہوں نا کہ سسٹم کے اندر ریزسٹنس کتنی ہے۔ آپ کی بات میں تو کوئی اس بات سے تو اختلاف ہی نہیں ہے جو ابھی آپ نے بات کہی ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ نے بھی کوشش کر کے دیکھی ہے۔ میں نے یہ سوال اس پرسپیکٹو میں پوچھا تھا۔ اچھا آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز کے ہم حوالے سے بات کریں یا جن چیزوں کو آئی ایم ایف اس وقت دیکھ رہا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو سی پیک بھی کہیں نہ کہیں ریڈار کے اوپر ہے، بلکہ جو کچھ خبریں ابھی چل رہی ہیں ان کے مطابق ہم نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایڈیشنل بجٹ نہیں ایلوکیٹ کریں گے۔ جو چائنیز کچھ پیمنٹس ہیں، کوئی 493 بلین روپیز کی پیمنٹس جو ہیں اس کے اندر کوئی ایڈیشنل بجٹ ایلوکیٹ نہیں کریں گے ان پیمنٹس کے لیے۔ تو یہ پاکستان چائنا ریلیشن شپ، سی پیک، اس سارے معاملے کے اندر آئی ایم ایف، واشنگٹن، یہ کب سے انوالو ہو گئے سر؟ نہیں یہ بڑے عرصے سے انوالوڈ ہیں، اور امریکہ کی دکھتی رگ جو ہے وہ چین ہے، بالکل ہے، اور پاکستان کے جو چین سے ریلیشنز ہیں وہ ان کی بڑی دکھتی رگ ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ چائنا سے obsessed ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
IMF بھی کرتا ہے, ورلڈ بینک بھی کرتا ہے. ورلڈ بینک نے بھی بڑی شرائط رکھی ہوئی تھی کہ آپ چائنیز جو پاور پلانٹس ہیں ان سے ری نیگوشیٹ کریں. ہم ان سے کہتے تھے کہ ہم ایک ساورن ایگریمنٹ کر چکے ہیں, کیسے ری نیگوشیٹ کریں؟ تو انہوں نے کہا آپ نے دیگر لوگوں سے تو کیے ہیں, جو پاکستانی لوگ تھے ان سے ہم نے کر لیا تھا. تو ایک یہ دکھتی رگ ہے, اور یہ اب بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں 435 ارب روپے آپ کو چین کو دینا ہے, کیونکہ وہ واجبات ان کے ڈیو ہو گئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری طرف آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں, تو اگر اس وقت آپ چین کو پیسے دینا چلے جائیں گی, بجٹ میں بھی آپ نے اس کے پیسے نہیں رکھے تھے, تو اس سے خسارہ مزید بڑھے گا. تو IMF آپ کو یہ بولے گا ہم آپ کو اس لیے پیسے تو نہیں دیتے کہ آپ مزید خسارے کریں, یا ہمارے پیسے کو لے کر آپ چین میں دے دیں. تو یہ دونوں باتیں ہیں, اس کو لے کر ایک بڑی طریقے سے نکلنا پڑے گا, اس سے آگے بڑھنا پڑے گا. اور یہ معاملہ جو ہے اس کو بھی حکومت کو سلجھانے کی کوشش کرنی پڑے گی. ایک جو فنڈامنٹل غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے جو چین سے جو پاور پلانٹس لگا لیے ہیں, اس کے بعد آپ کی جو پالیسیز تھی, ڈالرز کی جو پالیسی تھی آپ کی انڈسٹریلائزیشن کی, ان پالیسی کے اندر کی وجہ سے آپ مزید برآمدات نہیں بڑھا سکے, مزید انڈسٹریلائزیشن نہیں کر سکے, اور یہ پاور جو ہے یہ آخری 2-4 مہینے سال کے جو ہے وہ بند رہتا ہے. تو آپ کو اس کا کیپیسٹی کاسٹ بہت آ جاتی ہے. تو آپ نے پاور پالیسی سے بھی ایڈریس کرنا ہے, اور ان سب کا جو ایکچوئل حل ہے نا وہ جلدی سے نچکاری کرنی ہے. اور یہ جو فیصلے جو ہے نا یشفین, اگر میں گزارش کروں آپ سے, دیکھیں ایک فیصلہ ہوتا ہے اور جس کو میں مشکل ہی سمجھتا ہوں کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا, کہ 1% سیل ٹیکس بڑھا دیا, یہ ٹیکس بڑھا دیا, یہ مہنگائی کر دی. لیکن یہ پھر بھی فیصلہ آسان ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی بھائی آپ نے عوام کو 60 روپے کی جگہ 100 روپے ٹیکس لگا دیا. جو مشکل فیصلہ ہوتا ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو ٹیک آن کرنا ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل انٹرسٹ کو ٹیک آن کرنا ہوتا ہے, وہ اپنی حکومت بھی داؤ پہ لگانی ہوتی ہے کچھ قوم کے کام کرنے کے لیے. کیا یہ حکومت وہ کر پائے گی, وہ دیکھنے والی بات. وہی تو نہیں کر پائے گی. اسی لیے تو میں نے پہلا سوال بھی کیا تھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک عام آدمی کو ٹیکس کرنا آسان ہے, کیا ہوگا 2-3 دن چیخیں ماریں گے لوگ, الٹیمیٹلی they'll start paying. جو دوسرا مسئلہ ہے وہی زیادہ کرٹیکل ہے, وہی زیادہ مشکل ہے. اچھا اب آپ نے کہا نچکاری کرنا پڑے گی, ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے امید اور توقع میں ہے نا, ہاں بالکل امید اور توقع نہیں چھوڑنی چاہیے, بالکل درست بات ہے. اچھا آپ نے نچکاری کی بات کی, نچکاری کس حد تک ممکن ہوگا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت نون لیگ, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کو لے کر تو بڑی فوکسڈ اور سنجیدگی لگ رہی ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایک ایسے اتحادی ہیں جو کہ مان بھی نہیں رہے کہ وہ اتحادی ہیں, لیکن کرواتے اپنی مرضی کی ہر چیز ہے. ان کی کیا پالیسی یا سٹانس ہے پرائیویٹائزیشن پہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے, بلکہ شہری رحمان نے ابھی بھی اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کسی صورت نہیں ہونے دیں گے PIA کو پرائیویٹائز. تو یہ کیسے ہوگا پھر؟ اب دیکھیں یہ بات کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب, وہ کرتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی, اور جو پالیسیز جن پالیسی, اور آپ تو وہ آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ یار پبلک سیکٹر کو دے دو تھوڑا سا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس, پرائیویٹ سیکٹر کو دے دو PIA تھوڑا سا پبلک سیکٹر کے ساتھ لے جائیں. پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بارگین کرنے اور نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے. دے انڈرسٹینڈ پاور پالیٹکس بیٹر دین موسٹ پیپل, اینڈ دے آر آلویز ہیپی ٹو پلے پاور پالیٹکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آپ یہ بات کر سکتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی اس کا آپ راستہ نکال سکتے ہیں. PIA جو ہے وہ 100 ارب روپے نقصان کرتی ہے سال کا, 90 ارب روپے پچھلے سال کیا, اس سال شاید 100 کو عبور کریں گے. اور ان پیسوں میں آپ کتنی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹلز بنا سکتے ہیں, کتنے لمز یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ PIA سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہم حکومت میں رکھی ہیں, اس سے بجلی کتنی مہنگی ہو رہی ہے, گیس کتنی مہنگی ہو رہی ہے. اور یہ ایک بڑے فیصلے ہیں جس میں اگر حکومت چاہے تو چلے جائے یہ, لیکن یہ داؤ پہ لگا کے ان کو یہ کام کرنا چاہیے. اچھا لاس میکنگ جو آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشنز یا انٹرپرائزز ہیں, ان کی نچکاری کیا ایک واحد حل بھی ہوتا ہے, یا کوئی ایک بالکل آئیڈیل حل اس کو سمجھا جا سکتا ہے؟ خاص طور پہ جب ہم پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ KL الیکٹرک کی مثال ہمارے سامنے ہے, کوئی بڑی اچھی, کوئی بڑی وہ ہے نا حوصلہ افزا پرفارمنس تو نہیں ہے ان کی. بالکل آپ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیں وہ بھی ایک مناپلی ہے, اس کی حوصلہ افزا پرفارمنس شاید نہیں ہے بالکل, لیکن باقی ڈسکوس سے تو بہت ہی اچھی پرفارمنس ہے نا. باقی سندھ اور KP کی اور بلوچستان کی ڈسکوس کی وہ پرسنٹیج دیکھ لیجئے, کہ الیکٹرک کی اپنی ریکوری کی پرسنٹیج پرائیویٹائزیشن سے پہلے دیکھ لیجئے, پرائیویٹائزیشن کے بعد دیکھ لیجئے, تو کتنا فرق آ گیا ہے, ان کی سروس بھی بہتر ہو گئی. لیکن دیٹ سیڈ دیکھیں ہم نے ہر قسم کا حل کوشش کر لی. پہلے ہم کہتے تھے کہ ہم اچھا بورڈ لے آئیں گے, عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سب مسلم لیگ والے, پیپلز پارٹی والے چور ہیں, میں آ جاؤں گا تو اچھے بورڈ لے آؤں گا. خان صاحب آئے, انہوں نے بھی اچھے بورڈ لگائے. مسلم لیگ والے بھی یہ بات کرتے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ وہ چور ہیں, ان کے بورڈ اچھے نہیں ہیں.
इन्होंने भी अच्छे बोर्ड लगाए, आपने सब चीजें करके देख ली, एक चीज नहीं हुई, नुकसान खत्म नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम नुकसान वाली कंपनी में फोकस करते हैं, हमको फोकस और सब भी करना चाहिए कि ओजीडीसी है जो नफा करती है, लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में होती तो ये 10 गुना ज्यादा नफा करती। जो आपने देख लिया है कि एमसीबी बैंक को जब आपने प्राइवेटाइज किया, एचबीएल को किया, यूबीएल को किया, तो आप देखें कि उनके प्रॉफिट्स इतने हो गए कि जो पहले हुकूमत को प्रॉफिट्स आते थे उससे ज्यादा वो सिर्फ टैक्स भर देते हैं। तो हमें तो ये कोशिश करके बहुत निचकारी कर देनी चाहिए, फौरन कर देनी चाहिए। अच्छा, एक ही जो इस वक्त सारा एक औरंगजेब साहब को ही मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा जी कि SIFC के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, सरमायाकारी के ऊपर फोकस करेंगे, कर्ज की जो बेसिस पर मईशत चलती है उस पर हमारी तवज्जो नहीं होगी। और जो सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उन्होंने कहा IT में बड़ा पोटेंशियल है, मिनरल्स में, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में बड़ा पोटेंशियल है। सर, इन तीनों सेक्टर्स में इतना पोटेंशियल है कि हमारे जितने मामलात हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए हम पूरा तकिया इन्हीं के ऊपर कर लें? यशवीन, जब बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता ना, तो जब टीचर बुलाती है पेरेंट्स को तो वो बोलती है इसमें पोटेंशियल बहुत है लेकिन अप्लाई नहीं करता। तो हमारे मुल्क में सिर्फ पोटेंशियल ही पोटेंशियल है, मगर कहीं पर कोई रिजल्ट तो नहीं आया, उसका कभी रिजल्ट नहीं आया। आप ये देखें, हम IT की बात करते हैं कि बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी अच्छी बात है। बांग्लादेश में भी बड़ा पोटेंशियल है, फिलीपींस में भी बड़ा पोटेंशियल है, वियतनाम में भी बड़ा पोटेंशियल है, हर जगह बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन कन्वर्ट तो सिर्फ हिंदुस्तान ने किया। हिंदुस्तान ने पहली IIT 1950 में बनाई थी, और पहले 10 साल इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने 5 IIT इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई थी, जिसके ग्रेजुएट्स आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सदूर हैं। हमने यहाँ पर क्या IT का एजुकेशन दिया है। यहाँ पे जो बच्चा निकलता है कराची से, वो एक सैलानी वेलफेयर से 3 महीने का डिप्लोमा लेके निकलता है, लाहौर से निकलता है तो वो अखुवत से कहीं से 3 महीने का डिप्लोमा लेके निकलता है। आपने देखा है ये ब्लू एरिया के पीछे जो है वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे होते हैं। ये लड़के कम्पीट करेंगे बेचारे। हमने अपने बच्चों में पोटेंशियल जरूर है, इसमें पूरी दुनिया के बच्चों में पोटेंशियल होता है, हमने उनको क्या ट्रेनिंग दी? क्या अगर पाकिस्तान के 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल में नहीं हो, पाकिस्तान में सिर्फ 60% खानगी हो, तो इसका मतलब है कि कितने बच्चे हमारे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कि अप्लाइड मैथ समझते हैं। मैं इसीलिए तो ये सवाल कर रही हूँ ना कि औरंगजेब साहब जो कहते हैं कि मैं 6% ग्रोथ को टारगेट कर रहा हूँ और एरियाज जो है वो फोकस में ये हैं, इससे हम इतना एक्सपोर्टेबल वो मार्जिन या सरप्लस क्रिएट कर लेंगे कि हम इतनी ग्रोथ रेट अचीव कर लें? देखिए, अगर आप इस वक्त 5-6% ग्रोथ करने गए तो ना ग्रोथ होगी और ना इन्फ्लेशन रुकेगा। ठीक है, यही गलती जो है वो शौकत तरीन साहब ने करी थी जब ग्रोथ मुमकिन नहीं थी, और हफीज शेख एज एन इकोनॉमिस्ट अंडरस्टूड दिस। शौकत तरीन ने आके बोला कि नहीं, मैं तो नहीं रुकूंगा। 2 महीने बाद IMF ने आगे, आप जो औरंगजेब साहब के अज़ाइम बड़े अच्छे होंगे और बातें अच्छी हैं, लेकिन जब ये IMF का एग्रीमेंट जब IMF यहाँ से रिव्यू मिशन जाएगा, एग्रीमेंट होगा, तो आप देख लेंगे कि किधर ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी अगर ये आप यहाँ पे मिनरल्स की बात कर लेते हैं, चले माइनिंग एंड मिनरल्स की, पहले आपने उनको भगा दिया, उसके बाद $900 मिलियन की पेनल्टी हमने दी आधी कंपनी के लिए, और आधी कंपनी उनको बैरक को दी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कौन आता है मिनरल माइनिंग करने के लिए? सारी जितनी भी ऑयल एक्सप्लोरेशन और गैस एक्सप्लोरेशन फॉरेन कंपनीज थी, सिवाय एक चीन की कंपनी के, सब चले गई। हाँ। बातें वैसे हम वो आपने जैसे कहा ना पोटेंशियल बहुत है, हम बातें बहुत करते हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है सेगमेंट का, एक ब्रीफ कमेंट इस पे भी लेना चाहती हूँ। PSDP के लिए भी उन्होंने कहा जी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के ऊपर PSDP जो है, इस एरिया के जो फंड्स हैं इनके ऊपर काम करेंगे। सर, कौन सा प्राइवेट सेक्टर, वो वाला प्राइवेट सेक्टर जो अभी अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करने के लिए भी इस मुल्क के अंदर जुट रही है, हम उस पर रिलाई कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आप रिलाई करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट देना है वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हो, लेकिन उसके अंदर ये है कि NHA के अंदर मेरी भी ये कोशिश थी कि जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, तो भाई अपने पैसे लेकर खुद बना लो और ये उससे जमा कर लो, टोल से इसके पैसे जमा कर लो, हुकूमत से हर चीज के पैसे ना लो। और इस वक्त सच्ची बात यह है कि PSD की तो हमारे पास जगह ही नहीं है। हमको जो बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं या कोई इंटर प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो करने चाहिए। ये PSDP जो हम करते हैं ना, इसमें तो ये MNS के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि अब मेरी गली में नाला लगा दो, मेरी गली के अंदर कारपेटिंग कर दो, ये वाली चीजें खत्म करनी चाहिए। इनका वैसे ही वक्त नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ता साहब, आपके वक्त के लिए। आने वाले दिनों में IMF और मईशत से जुड़े मामलों पे आपको मजीद फिर ज़हमत देंगे अपने शो पे। थैंक यू सो मच। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उस पर हमने उनसे बात करने की कोशिश की न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।